उतना आसान नहीं दिख रहा जितना एग्जिट पोल में दिख रहा था, जितना दावों में दिख रहा था। ये मुकाबला सच जो अमृतांशु जी ने कहा वो सही है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के साथ में विपक्षी अलायंस चला है और इसमें कंसोलिडेट किया अपने वोट को, वोटिंग परसेंटेज का गिरना, कौन सा वोटर बाहर निकला, जैसी बहुत सारी रणनीतियां, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हम पल पल की एनालिसिस करते रहे। बयानों के लिहाज से विपक्ष ने बार बार अपनी ताकत का दावा इस बात से किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बयानों के दौरान या अपने भाषणों के दौरान जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ये दिखाता है कि वो बैकफुट पर जा रहे हैं। हालांकि यहां पर आखिर दौर तक भारतीय जनता पार्टी का ये दावा रहा है कि वो 400 के पार आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। एग्जिट पोल ने भी इसी ओर इशारा किया है। रुझान भी ये दिखा रहे हैं कि एनडीए फिलहाल रुझानों में कंफर्टेबली बहुमत के पार दिखाई दे रहा और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, ये नीति जी का कहना है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का कहना है। प्रियंका जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। यहाँ 200 के पार आप भी दिखाई दे रहे हैं, अब तो रुझानों पर कुछ कहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो बनारस का क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अजय राय जी, वो आगे चल रहे हैं 6000 वोटों से। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव की लहर है और इस बार बदलाव जनता ने मन बना लिया था और उसको वोट के रूप में उन्होंने पंजीकृत भी कर दिया था। और मुझे लगता है कि जैसे ही देखेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा किस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, आगे चल रहा है और जनता के मुद्दे इस बार जीतेंगे। इस बार बेरोजगारी हारेगी, इस बार महंगाई हारेगी और इस बार हारेगी कि जो देश की महिलाओं की इज्जत नहीं करते वो हारेंगे। इस बार हारेंगे जो सिर्फ मन की बात करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। इस बार जीतेगी जनता की और जननायक की बातें। इस बार जीतेगी वो मेहनत जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा की गई थी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा। और मैं सच कह रही हूँ कि इस बात का जो प्रमाण है, वो जनता का जो प्यार है और जनता का जो उत्साह है, वो चुनाव में और बैलेट बॉक्सों में जिस तरह से कैद हो चुका है और जिस तरह से ईवीएम में कैद हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ईवीएम बॉक्स खुलना स्टार्ट होंगे, एक बार सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और अभी फाइट इंटरेस्टिंग भी नजर आ रही है। 205 इंडिया अलायंस, 295 एनडीए। राधिका जी, वापस आ जाऊंगा आपके पास। प्रयागराज से हमारी सहयोगी अनम फातिमा जुड़ चुकी है। अनम, 2 सीटें प्रयागराज, फूलपुर, जबरदस्त लड़ाई इस पर हमने देखी। प्रचार प्रसार में एक दूसरे पर जुबानी बाण तीर छोड़ते हुए हमने लोगों को देखा। तमाम वीवीआईपी चेहरों का जमावड़ा हमने देखा। लेकिन आज रिजल्ट का दिन, क्या तस्वीरें आ रही हैं? अभी तो फिलहाल यहाँ पे बैलेट पेपर से रोहित काउंटिंग शुरू कर दी गई है, पर अभी रुझान नहीं आया है। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ ही थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे बताया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है, यहाँ पे 3,913 जो है बैलेट पेपर हैं जिसकी काउंटिंग अभी फिलहाल चल रही है। जी, हम आपके पास आएंगे दोबारा। बहरहाल ये दिलचस्प आंकड़ा इसलिए रोहित, क्योंकि ये जो 20 अदर्स लिखे हैं ना, इसमें टीएमसी भी होगी। निश्चित तौर पर बंगाल में बहुत सीटें हैं और टीएमसी ने क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ नहीं लड़ा है और पंजाब का भी गणित है, तो मैं तो इसको भी इधर जोड़ता हूं और 229 बनाम 290 के हिसाब से मैं देखता हूं इस रुझान को। इंडिया में टीएमसी है ऑलरेडी, घोषणा नहीं किया लेकिन साथ साथ लड़े हैं लोग। लेकिन यहाँ आंकड़ों में नहीं दिखा रहे हैं हम हाँ। आंकड़े में टीएमसी को नहीं लेंगे क्योंकि वो औपचारिक तौर पर नहीं है। तो हम कल भी बता चुके हैं कि ममता बनर्जी अलायंस की जो मीटिंग होगी उसमें शामिल होने के लिए आएंगी। ऐसा हो सकता है जो नतीजों के बाद में हो, लेकिन सरकार बन भी जाए तो एक मजबूत विपक्ष आता। आपने जैसा कहा था कि एक खूबसूरती है, तो मजबूत विपक्ष का होना जो है वो एक तरीके से एक कदम आगे है। कांग्रेस खोई जमीन को पा सकती है, विपक्ष खोई जमीन को पा सकता है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा दावा था उसके खिलाफ एक लड़ाई हो सकती अगर ये रुझान आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, ये जो घंटा है 10:30 बजे तक, 12 बजे पहले तक, 10:30 बजे तक जितने लड्डू बांटना चाहे कांग्रेस पार्टी बांट ले, वो बात सत्य है। उसके बाद सरकार तो बननी है एनडीए की, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अदर्स में विशेष तौर पे पार्लियामेंट में जब नंबर गेम्स की कहानी आएगी तो उसमें वाईएसआरसीपी एनडीए के साथ नजर आएंगे, बीजू जनता दल एनडीए के साथ नजर आएंगे, हो सकता है शिवसेना टूट करके एनडीए के साथ आ जाए, उद्धव गुट और इस तरह के कई छोटे मोटे इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं जो कूद करके तुरंत पाला बदल दें। तो पार्लियामेंट की कहानी अलग है, लेकिन अभी तक के रुझान के हिसाब जो काउंटिंग सब जगह में शुरू हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ आपको पहली बार अपने कंट्रोल रूम का एक्सेस दे रहे हैं।
हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं यहाँ पर। बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। एक सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहां करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरतः करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें, सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारे मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सबके कॉन्टैक्ट में हैं। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है, सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती है तो बताएं हमें, एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। तो अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं? आप बता रहे हैं वो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है, वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर्स से, हर टेबल से, और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूस फीड हो रहा है। और कब तक सब तस्वीर साफ हो जाने की? अब ये तो शुरू हो गया है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, 9 बज चुके हैं। सारी टीम हमारी रात भर 2-3 दिन से यहीं काम कर रही है, सो रही है यहीं पर, और आ जाएगा, अब धीरे धीरे खुल ही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। को आप सुन रहे थे, राधिका जी आपने भी सुना होगा, एक्सेस वो दे रहे हैं कि आप हमारे कंट्रोल रूम में आइए। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी अगर आप दे पाए, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या? ना, मुझे लगता है कि जैसा कि सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधा एक्सेस है। अब हमारे कंट्रोल रूम को देखिए, आके देखिए, जिससे कोई शक शुबहा ना बचे। कल उन्होंने वो शाराना अंदाज में कहा था कि शक और इसके लिए आरोपों का हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं है। तो हालांकि जो जयराम रमेश ने पत्र लिखा था उसका वो जवाब नहीं दे पाए, 7 दिन का समय उन्होंने मांगा है। तो बाकी आगे देखिए क्या होता है। अभी तो 10 बजने वाले, 9:35 हुए हैं, तो अभी 1 घंटे के बाद कुछ नया दृश्य आएगा, नया सिनेरियो आएगा। और लेकिन जो अभी का जो प्रदर्शन है 293-208 बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बियॉन्ड द जितना एग्जिट पोल है उसके हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है 12 बजे तक एक एग्जिट पोल जो है वो पिक्चर थोड़ा सा वो ठीक थोड़े होगा, से इस रुझान में तो ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका जी, अब क्या कहेंगे? अभी कुछ कहना चाहेंगे? उत्साहित करते हैं ये रुझान आपको? और मुझे लगता है कि सरकार तो हम बना ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। जो उत्साह आज कार्यकर्ताओं में दिख रहा है वो वाकई उनकी मेहनत का फल है, और जनता ने जिस तरह से हमें मैंडेट देने का मन बनाया था वो वाकई में दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत दूर नहीं है कि हम सरकार तुरंत बनाने जा रहे हैं, आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता ने वाकई इस बार अपने मुद्दों पर वोट दिया है, जनता ने इस बार सवाल पूछे हैं, जनता ने इस बार हिम्मत दिखाई है, और जनता किसी तरह के जुमले में नहीं फंसी, किसी तरह के बहकावे में नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जिस तरह से आज सुबह की चाय भी महंगी हो गई, 2 रुपए दूध महंगा हो गया, जिस तरह से टोल टैक्स महंगा हो गया, जनता त्राहिमाम हो चुकी है। आप बताइए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो गई तो जनता त्राहिमाम हो गई। चुनाव के पहले ना करके चुनाव के बाद करने से मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है वो भी साफ दिखती है। और मैं समझती हूँ महंगाई की मार से जिस तरह से जनता त्राहिमाम आ रही है, कई नेता विपक्ष के लाश गिराने की बात कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जनता ने वोट दिया नहीं,
और वो जीत जाएं। अभी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। जब कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जीत गए थे तब तो ईवीएम बहुत अच्छा था। आज ईवीएम में खराबी नज़र आ रही है, प्रशासन में खराबी उनको नज़र आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। अरविंद केजरीवाल चूंकि अब हिरासत में है, आतिशी कह रही है कि बीजेपी को चैन नहीं मिल रहा है, कोठरी में कूलर तक नहीं है, तापमान बाहर देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह की भाषा आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी पूरी तरह वो एक्सपोज हो गई है। जो सिंपैथी वो चाहती थी वो मिली नहीं। दिल्ली में भी बुरी तरह वो पिछड़ रही है, इसलिए इस तरह का बयान दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी जरूरी है मतदान में। अखिलेश यादव हो या पप्पू यादव या लाश गिराने की बात करने वाले उनके कार्यकर्ता, कुछ भी कर लें, आएंगे मोदी, जीत रहे मोदी। एक आखिरी सवाल है, एग्जिट पोल दिल्ली में भी सर्वे दिखा। तो शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, कॉन्फिडेंट है, जाहिर सी बात है। अभी तक भी जिस तरीके के रुझान है उसमें बहुमत के आंकड़े पर तो है ही, लेकिन ये टैली बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट भी कर रही है। लगातार हमारे साथ प्रियंका जी भी अपनी बात रख रही थी। प्रियंका जी, लगातार आप अपनी बात रखिएगा, और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर उत्साह भर रहे होंगे इंडिया अलायंस में, कांग्रेस में, आपके तमाम साथियों में। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर अमृतांशु जी कर रहे थे कि इंडिया अलायंस आने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, यू फील दिस इज ट्रू, या फिर मजबूत हुई कि मजबूर हुई? क्योंकि कई स्टेट्स में जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद, इस ब्लॉक के बनने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है। देखिए, बिल्कुल मजबूत हुई है, और ये एकता की शक्ति है जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनकी मजबूती जब हमें मिली तो ये मजबूती और दुगनी हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दे उठा रही थी, पर उसको मजबूती देने का काम इंडिया अलायंस के सभी जितने भी साथी उन्होंने किया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि किस तरह से जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई में बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मिलकर जब हमने काम किया, चाहे वो सपा गठबंधन के साथ हो, और जिस तरह से मिलकर हमने काम किया, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, तो इन सारी चीज़ों का जो समन्वय है वो यही है कि इस बार जीत इंडिया गठबंधन की हो रही है, और ये सब की इंक्लूसिव मेहनत की हो रही है। आपको मैं बताऊं कि किस तरह से किसान परेशान था। जब आप उत्तर प्रदेश या कहीं ऐसे बिहार के एरिया में जाएंगे जहां पर छुट्टा पशुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर निकलकर सामने आई, आप जब भी जनता से रूबरू होंगे तो कहेंगे कि आप मीडिया में बैठती हैं, आप टीवी पे बैठती हैं, तो कम से कम हमारे मुद्दे उठाइए। ये सारे मुद्दे कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर रखे थे। लगातार इन्होंने वादे किए पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। जब ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड देख रहे थे, मतलब सांच को आज ही क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपने भ्रष्टाचार को बिल्कुल लीगलाइज कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है। उसके बाद जनता दी। जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जनता ने जताया है, इस जीत के लिए पूरे तौर से एनडीए की जीत के लिए जनता जिम्मेदार है। इसलिए कि जनता ने ही आशीर्वाद दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले 2014 में, 2019 में, और फिर से एक बार ऐतिहासिक जीत जो है इस बार होगी। और इसलिए मैंडेट दिया है कि जो 10 सालों में उन्होंने काम किया जनता के लिए, वो सामने जनता के सामने दिखता है, और जनता उस चीज़ को सराहती भी है। जनता की ज़िंदगी में जब चेंज आता है, अगर 11 करोड़ टॉयलेट बनाएंगे, आप 4 करोड़ घर देंगे जिनके पास घर नहीं है, आप अगर गैस कनेक्शन देंगे, 13-14 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे, और दुनिया हर तरह की ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो एक आम नागरिक को चाहिए वो सारी सुविधाएं देंगे, तो जाहिर है जनता देखती है कि बच्चे की पैदाइश से लेके उसके आगे पढ़ाई से लेके, उसकी नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, उसके बाद उसके माँ बाप के और परिवार के लिए हेल्थ, जो आयुष्मान भारत के स्कीम की जो बेनिफिट है, साथ साथ जो उनको राशन में मिलता है, तो जनता भी देखती है कि जो खजाना है देश का वो जनता के बीच में बट रहा है, और जनता उससे जो है लाभान्वित हो रही है। और वो कौन कर रहा है? पिछले लोगों ने तो सिर्फ नारा दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जमीन पे उतारा है, उसको करके दिखाया है। तो जनता खुश है, इसलिए जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, और इसके लिए जिम्मेदार इस जीत का। तो बीजेपी अभी जीत को लिए आश्वस्त है, पहले से भी थे। जफर शरेश वाला को आप सुन रहे थे। खेमचंद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। खेमचंद जी, अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पिछली बार, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब कहीं से मिले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। इस बार के नतीजे, चुनाव तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन इस बार के नतीजे बहुत बदलाव लेकर आएंगे। भले ही बेशक एनडीए की सरकार बनती है
और या इंडिया अलायंस के जो दावे हैं, जैसा प्रियंका जी भी कह रही हैं, अभी उत्साहित हैं वो इन रुझानों से। लेकिन यदि आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो पिछली बार किया था, जो दावे किए आपने, उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ और जैसे तैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो ये क्या मैसेज जाएगा? खास तौर पर पिछला प्रदर्शन ही ना दोहरा पाना, तब जबकि आपने टारगेट 400 के पार का रखा है, तो क्या मैसेज जाएगा? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन बस थोड़ा ही समय बाकी है मेरे पास, क्योंकि फिलहाल रुझान इस ओर इशारा कर रहा है। देखिए, ये अलग समय है और फर्स्ट और सेकंड टर्म एक अलग थी। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एस्पायरेशन पे काम करने वाले हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर तेजी से आगे ले जाने वाले हैं। हर समय में कम ज्यादा होती रहती हैं, तो ये कह देना कि भाई कम रहेंगी या ज्यादा रहेंगी तो उससे फर्क पड़ेगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, ये निश्चित है। कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है और जनता ने समर्थन दिया है। तीसरी बार एक इतिहास बना, तो मना कर दो, मैं जा रहा हूं यार। मिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा और जो जनता की चीजें जो आगे बढ़नी चाहिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चीजें तेजी से डिसीजन होने चाहिए, उस डिसीजन होंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष जिसने बहुत ज्यादा नकारात्मक राजनीति की, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, और कहीं ना कहीं अभी देखने को पता चल जाएगा दोपहर तक कि कितना जनता ने उनके जो डर और जो भय और जो उन्होंने विघटनकारी चीजें फैलाई, उनका लाभ उनको मिला। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है अमृतांशु जी, ये जो टैली इस वक्त चल रही है, इंडिया अलायंस 208, कैसे देख रहे हैं इसको? वही मैं बहुत ध्यान से, गंभीरता से उसी को तब से स्टडी कर रहा हूं। 6 राज्य ऐसे हैं जो एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं जा रहे, और वो उन राज्यों में वो हैं जैसे असम है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, और उसके अलावा एक प्रदेश और है जो कि एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं जा रहा है, वो हल्का सा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ये 6 राज्यों में जो एग्जिट पोल जो दिखाया गया था, वो रुझान के हिसाब से अभी तक वो मैच नहीं कर रहे, और उनमें यही है जो 1.5 घंटे में चेंज होना है। अगर ये बढ़त चेंज नहीं होते और ऐसे ही रुझान आगे बढ़ते रहे, तो फिर सरकार भले ही एनडीए की बने, लेकिन 400 पार तो संभव नहीं। 400 पार अभी तो ये देखना होगा कि 300 पार या पिछला प्रदर्शन बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी, ये एनडीए के आंकड़े हैं 293, यानी यहाँ पर सहयोगी दलों की सीटें भी जुड़ी हुई हैं। तो हम देखना होगा कि धीरे धीरे बीजेपी के क्या आंकड़े आते हैं, और क्या होता है कि जब आप एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और बड़ा फंसा हुआ मामला होता है, क्लोज है, आपको सहयोगियों की बड़ी जरूरत होती है, तो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वैसे सरकार नहीं चलती है जैसे कि अभी तक चलती रही है, बिल्कुल। लेकिन अभी बीजेपी की उम्मीद होगी कि वो अपने दम पर पहले तो पूर्ण बहुमत लाए, यानी कि 272 सीटें बीजेपी अकेले लेकर आए। कुमार राकेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अमृतांशु जी के बात से मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन जो फिगर है, गुजरात में सारे के सारे एग्जिट पोल 26 के 26 दे रहे थे। जितने उठा के देख ले, वहां 4 सीटों की कमी दिख रही है बीजेपी को। उसी तरह से 20 सीटों पे 20 और 46 का आंकड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी 35-38 हो गया, बहुत क्लोज। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब ये तो डिफरेंस है अपने आप में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अनएक्सपेक्टेड है, किसी ने सोचा नहीं होगा। बिहार में कमोबेश 5-7 का डिफरेंस है, वो ठीक चल रहा है। यदि उसी तरह देखें आप राजस्थान में कि लोग 2-3 की बात कर रहे थे, 22-3 की बात कर रहे थे, 3-4-5 का मेरा आकलन था, वो 10 का जा रहा है। ये भी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 6-4 का है। उसी अलावा आप देखिए हरियाणा में 6-4 का है, 2-3 का आंकड़ा था, वो 4 में जा रहा है। तो मतलब इसमें माना जाएगा कि अभी तक के जो आंकड़े हैं कांग्रेस के भी अपेक्षाओं के अनुरूप, मतलब उनसे ज्यादा है, जो अपेक्षा उन्होंने की होगी उससे ज्यादा है। चूंकि जैसे यूपी में सपा के वोट दिखा रहे हैं, कांग्रेस के वहां पर नहीं है, यूपी के वहां भी सपा का दावा है, उस लिहाज से देखा जाए। करेंगे राकेश जी, लेकिन एक बार, क्योंकि हम लगातार बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल के उलट अभी कम से कम नजर आ रहे हैं, और बहुत ही अब तो लगभग 2 घंटे होने को हैं, तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए 290, 210 यानी 210 पर इंडिया अलायंस। बीजेपी हेडक्वार्टर से एक बार जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल से टोटल 521 था, 518 हो गया। 518 हो गया। तो एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर से आते राकेश जी, क्योंकि वहां तो कल से ही व्यापक तैयारियां हो गई थी, टेंट लग गए थे, पुष्प गुच्छ आ गए थे, कांग्रेस के भी लगे हुए टेंट, लड्डू वहां पर बनना शुरू हो गए थे। मोहित शुक्ला, वहां पर क्या कुछ हालात है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में?
देखिए रोहित, अभी तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और साथ ही बताना चाहूंगा कि अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सूरत हाल ये हो गए हैं और आप देखिए कमोबेश स्थिति ये है कि जितनी खुशी 2014 के इलेक्शन के समय हुई थी जब परिणाम आ रहे थे, ठीक उसी तरीके से 2019 के समय हो रही थी, लेकिन ठीक वैसी स्थिति अभी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो फाइट है ये नेक टू नेक फाइट है, यानी जो हम अंदाजा लगा रहे थे, जो हमने देखा था कि पिछले 2 चुनावों में हुआ, पिछले 10 सालों में हुआ, ठीक उस तरीके से स्थितियां नहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 303 अकेले सीटें लेकर आई थी बीजेपी, 352 अलायंस के साथ गई थी, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई पड़ रही है। और मुझे याद आ रहा है साल 2004 का वो इंडिया शाइनिंग का वक्त, जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे। उस समय चंद्रयान 1 मिशन उस समय लॉन्च किया गया था और साथ ही कई सारे विशेष कार्यक्रम, नई सारी ढेर सारी पॉलिसीज लेकर आई गई थी और बीजेपी ये कह रही थी कि शाइनिंग इंडिया सफल होगा, लेकिन उस समय वो शाइनिंग इंडिया सफल नहीं हुआ था। ठीक वैसी ही स्थिति, क्योंकि 138 उस समय सीटें आई थी और अभी के जो हालात हैं, मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस 42 सीटों पर चल रहा है आगे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 9000 सीटों से आगे चल रहे हैं, तो केएल शर्मा भी आगे चल रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े अभी शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे ये आंकड़े डिप करेंगे, जैसे जैसे 1.5 घंटे का समय और अभी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अच्छा अनुज आप बने रहें, और दूसरा ये कि अपना थोड़ा ध्यान भी रखें, तेज धूप है। तो मोहित हमारे सहयोगी, अनुज भी थोड़ी देर पहले थे, तमाम सहयोगी पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो मोहित आपके पास दोबारा आएंगे, और उस सब के बीच में एक बड़ी अहम बात कि मोहित ने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं बीजेपी कार्यालय की, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि वो जोश, वो उत्साह नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात को जानती थी कि एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की है, अब सिर्फ वादों से बात नहीं बनेगी, अब सिर्फ घंटे के बाद जब सही ट्रेंड आना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप सारे देश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटों को लेकर अभी आप मान रहे हैं, कितनी सीटें मिलने वाली हैं? अब तो शाम को देखेंगे, अभी ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ, कभी आप अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब तो 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, 6 मिनट बाद। ये विपक्ष कह रहा है कि नज़रबंद किया जा रहा है, कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा नज़रबंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ऐसा है, कहीं कहीं कुछ अधिकारी होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को आप सुन रहे थे, और वो बहुत उत्साहित हैं। और देखिए अभी जो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, जिस पर कुमार राकेश जी भी टिप्पणी कर रहे थे, वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी को अच्छा गेन हो सकता है, जो रुझान बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलायंस करने के बाद। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था, खेमचंद जी, एक सवाल भी आपके सामने है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार भी थी, और एक साइकोलॉजिकल ऐसा बड़ा टारगेट आप सामने रख दो जिससे कम से कम पूर्ण बहुमत जैसी चीज तो बहुत बड़ी ना लगे। और हम देख रहे हैं कि ये निराशा का भाव, या फिर इतनी डिस्कशन 292, मतलब अगर और कोई आम चुनाव होता या कोई और बात हो रही होती तो बड़ा उत्साह का माहौल होता कि भाई पूर्ण बहुमत, ब्रेकिंग चलाया करते थे हम कि देखिए पूर्ण बहुमत के पास। लेकिन आज क्योंकि 400 जैसे टारगेट से आप 292 को कंपेयर करते हैं, साइकोलॉजिकल कष्ट वाला, तो साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रदर्शन नहीं रहा जो प्रदर्शन करना चाहिए था। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। और जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शाम तक यहाँ पे आएंगे कार्यालय में, तो आप देखेंगे कि वो पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा नंबर उनके साथ होंगे। अभी शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझानों में किस एरिया की कहाँ से किस तरीके से अभी ईवीएम खुली है, उनसे भी कुछ बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोगों में, कार्यकर्ताओं में खुशी है, गर्मी का टाइम है, और क्योंकि केंद्रीय कार्यालय में सब आ नहीं सकते, और धीरे धीरे आते हैं, दोपहर के बाद लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और हम निश्चित हैं हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण प्रियंका जी भी यही कह रही, वो भी कह रही है, हम भी कोई निराश नहीं है 217 देखकर, हम तो आराम से जा रहे हैं 295 पर, हमें भी शुरुआती रुझानों पर भरोसा नहीं है। अगर वो निराश नहीं है और सकारात्मक राजनीति करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा है। अभी तक उन्होंने नकारात्मक राजनीति की है, बांटने वाली राजनीति की है, देश को बदनाम करने वाली राजनीति की है। अगर सकारात्मक राजनीति करता है विपक्ष तो इससे अच्छी बात और क्या है। ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि भाई जो पक्ष है वो सकारात्मक राजनीति कर रहा है, पॉजिटिव राजनीति कर रहा है, भारत को विकसित बनाना चाहता है, और विपक्ष भी अगर सकारात्मक तरीके से सहयोग करेगा तो हमारा राष्ट्र जल्दी से जल्दी पर सारा चुनाव लड़ा गया। अगर वो एक राउंड के आधे वोट पर भी ट्रेल कर रहा है तो ये बड़ी बात है।
मैम एक बड़ी बात, उत्तर प्रदेश से आप आती हैं, उत्तर प्रदेश नंबर बदल रहा है, इतने नंबर की क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इतने नंबर बढ़ पाएंगे? 295 का हमने टारगेट दिया था, ऐसे ही नहीं दे दिया था, बिल्कुल उम्मीद थी क्योंकि हमारे मुद्दे अच्छे थे। अच्छी ये लीड कंसोलिडेट होगी, हम आपसे और चर्चा करेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, मुस्कुरा रही हैं, कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा जबरदस्त। प्रियंका गुप्ता जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी, लेकिन प्रियंका जी ये भी बताइएगा, स्लो एंड स्टेडी इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है, और राहुल गांधी को लेकर जो अपडेट है वो भी जल्दी से बता देते हैं। राहुल गांधी दोनों ही सीटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी वायनाड से भी, रायबरेली से भी। बारामती से सुप्रिया सुले अभी पीछे चल रही थी, अब वो आगे हो चुकी है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं रुझानों में। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के थे अब बीजेपी के हो गए। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, यानी स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा अमेठी वाला मुकाबला जो है। और अमेठी जो है पिछली बार जीती थी स्मृति ईरानी, इस बार एक बार फिर चैलेंज कर रही थी, लेकिन रायबरेली जो सोनिया गांधी जी की संसदीय सीट रही थी पिछली बार, उससे लड़े राहुल गांधी। खैर ये तो सारी डिस्कशन हो चुकी हैं, लेकिन प्रियंका जी ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस के अभी जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर सभी लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत भी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही थी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये आपके लिए भी कहीं साइकोलॉजिकल ट्रैप तो नहीं था कि 400 बोल रहे हैं तो हम पूर्ण बहुमत लाएंगे और 200 पार ही अब उत्साह दिखने लगा है? देखिए, मैं ना कहूँगी कि बनारस की सीट का आपने जिक्र नहीं किया, उसका भी जिक्र करिए, क्योंकि बनारस की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी का मुकाबला है और हमारे जो आदरणीय अजय राय जी हैं वो 11,000 वोटों से भी आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेन न्यूज़ बननी चाहिए। बाकी सीटों की अपेक्षा ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि जनता किस तरह से प्रधानमंत्री जी के जुमलों में इस बार नहीं फंसी, और ये इंडिकेशन है कि बदलाव होने जा रहा है, बदलाव की शुरुआत हो गई है, बदलाव की बयार बह रही है, ये इंडिकेशन है। और आपको मैं बता दूँ, अमेठी का एक एक बंदा अपने मुद्दों की बात कर रहा था। चुनाव के समय मैं अमेठी में ही थी, और अमेठी की जनता पूछ रही थी कि आप बताइए आपने क्या काम किया, आपके पास तो बड़े मंत्रालय थे, उस मंत्रालय से एक भी काम अमेठी में नहीं किया गया। अमेठी में वो 13 रुपए किलो चीनी घूम रही थी पूरी जगह कि वो कहाँ है। वो गैस का सिलेंडर घूम रहा था जो 415 रुपए का मिला करता था, तब वहाँ की जो सांसद महोदया थी वो लेकर घूमती थी, पर अब नहीं है। अब वो 1200 का भी हो जाता है, 1100 का भी हो जाता है, पर कोई नहीं बोलता। और अमेठी की ही सांसद महोदया थी जिनको संसद के अंदर किस दिखाई देता है, परंतु मणिपुर दिखाई नहीं देता, उन्हें प्रज्वला रमन्ना दिखाई नहीं देता, उन्हें अपनी पार्टी का वो IT के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने रेप किया प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, वो नहीं दिखाई देता। तो हकीकत ये है कि कथनी और करनी में जो अंतर होता है, जो दोहरा चरित्र होता है, वो इस देश ने देखा। इस देश ने देखा कि उसके मुद्दे दरकिनार हैं। नहीं, अब माने हो तो बताइए। 2022 में 400 जीत रहे, जब एग्जिट पोल आया तो उसको नहीं मान रहे थे। 2019 में वो 60 सीट जीत रहे थे, एग्जिट पोल आया तो नहीं मान रहे थे। 2017 में 300 सीट जीत रहे थे, एग्जिट पोल आया तब भी नहीं मान रहे। तो कभी मानते थोड़े हैं वो सब। मतलब आज बीजेपी की जो एनडीए की जो जीत है वो पक्की है। कितनी सीटें 400 आ पाएंगी? जो हम लोग लक्ष्य लिए, अपने लक्ष्य पर हम लोग कायम हैं। आपकी घोसी की सीट पे अभी सपा लीड करती नजर आ रही थी इंडिया गठबंधन। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतना है, इतना गारंटी है। आखिरी सवाल है, यूपी में इंडिया गठबंधन को लगभग कितनी सीटें मिल पाएंगी? अभी हम लोग जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 80 की 80 सीट जीतने का, वो अभी तो रुझान शुरू हुआ है ना, गिनती शुरू होने दीजिए कस के। है कि 80 की 80 सीटों का एक टारगेट रखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा कांटे का मुकाबला, और ये जो फिगर्स फिलहाल रुझानों में 500 महाराष्ट्र में हम पार कर जाएंगे। दिल्ली को लेकर आपका क्या अनुभव है? दिल्ली से आप दावेदार भी थी टिकट के, और अगर आपकी अलायंस इंडिया अलायंस जीतती है तो खुशी भी होगी और गम भी होगी आपको? देखिए, मुझे कोई गम नहीं है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं दावेदारी थी, बिल्कुल थी, और जिस चांदनी चौक से मेरे दावेदारी थी, मुझे भरोसा सबसे पहले दिल्ली में एक सीट आते हुए दिखेगी तो वो चांदनी चौक आपको जो है वो दिखेगी। सो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, जिसकी दिल्ली उसका देश, और स्वाभाविक है जब देश हमारा है तो दिल्ली भी हमारी होने वाले है। जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी या अरविंद केजरीवाल की? नहीं, दिल्ली में तो देखिए इंडिया अलायंस, दिल्ली में इंडिया अलायंस की है, और इंडिया अलायंस में दिल्ली के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा
उस लाल किले की प्राचीर, जिस लाल किले को मोदी जी ने गिरवी रखा था, उसी लाल किले की प्राचीर पर वो यात्रा पहुंची। तो एक संदेश राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो था उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि उसमें जवान, किसान, बेरोजगार, महिलाएं जुड़ी थी। तो मुझे साफ लग रहा है कि पूरा श्रेय राहुल गांधी जी के इन प्रयासों को और इंडिया अलायंस को एकजुट करते हुए बिना डरे बिना झुके 2 मुख्यमंत्री बीच चुनाव में जेल भेज दिए गए, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस हिला नहीं, डटा रहा मुद्दों पर और चुनाव को लड़ा है। ट्रेंड रहेगा या आपको लगता है ट्रेंड आगे चेंज हो सकता है? थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर मुझे लगता है लगभग 10 बज रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए इस देश में दिख रही है। धन्यवाद। तो बड़ा उत्साह जो है, देखिए निश्चित तौर पर जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे उससे इतर ये रुझान दिखते हैं, लेकिन उत्साह एकदम से बढ़ गया। और ये साइकोलॉजिकल गेम है अमृतांशु जी, क्योंकि हर एक 350-400 इस पर सोचकर चल रहा था। तो ये जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना, जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, वो हासन से आगे चल रहे हैं, ये एक अपडेट है। हेमा मालिनी मथुरा में मजबूत कैंडिडेट थी, आगे चल रही हैं। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं, भतीजे ममता बनर्जी के। और दोनों ही अमेठी नहीं, रायबरेली है राहुल गांधी की सीट। अमेठी से कृपया किशोरी लाल है जी, रायबरेली और वायनाड दोनों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमृतांशु जी, आप ये जरूर बताएं कि ये उत्साह जो इंडिया अलायंस का दिख रहा है, ये क्या वो वही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 400 के आगे 212 ऐसे लग रहे हैं कि अरे इतना अच्छा कर दिया, ये तो सोचा ही नहीं था। यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि 400 के ही पैरामीटर पे पूरा नैरेटिव सेट हुआ था कि 400 आएंगे नहीं आएंगे। ये बीच मतदार में जाकर कांग्रेस को समझ में आया कि भाई 272 है सिंपल मेजॉरिटी, 400 नहीं है। तो उन्होंने अपने पूरे नैरेटिव को जो पलटा उन्होंने, और फिर ग्राउंड लेवल से उसको नए नैरेटिव को बिल्ड करना शुरू किया और बीजेपी के नैरेटिव को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू किया। ये पूरा एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नंबर्स में। और अभी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो टारगेट्स थी वो तो कांग्रेस पार्टी मीट करती हुई नजर आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो टारगेट्स थी वो मीट हो चुकी हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव आपके लिए रहा, और इस समय तो और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो चुनौती को आने वाले दिनों में भी बढ़ाएंगे। बेशक सरकार बनती है नहीं बनती, ये तो आने वाला समय बताएगा, और इस पर कांग्रेस के अपने दावे हैं, आप लोगों के भी अपने दावे हैं, लेकिन वो मजबूती अगर नहीं रही जो अभी तक पिछले चुनाव में रही है, तो आने वाले समय में चुनौतियां आपकी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की चुनौतियां बढ़ेंगी अपने घटक दलों के सामने। खेमचंद शर्मा जी, नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ेगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपना पूर्ण बहुमत होगा और एनडीए हमारा सशक्त होकर बाहर निकलेगा। अभी 1-2 घंटे के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सामने आ जाएंगे और वो दिखाएंगे कि जो आप कह रहे हैं कि हमें परेशानी होगी, हम 272 लेके आए थे 2014 में, हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमने सभी एनडीए के गठबंधन के साथ बहुत अच्छी सरकार चलाई थी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके पास तो जो मैक्सिमम हमारी सीट थी 180-190 के आसपास थी, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छी सरकार चलाई।